बस यहाँ मैं जितने ये क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। अभी जो अपना सेट नंबर 1 है, ऐसे करके हम धीरे धीरे आपको टोटल इसके 50 सेट करा देंगे, यानी कि टोटल मान चलना कि 2500 क्वेश्चन यहाँ जो वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एम जाता जो रिलेशन बढ़ती आती है आर्मी की वहां क्वेश्चन पूछा गया होगा, या फिर जो आपके एआरओ जेडआरओ के ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार अभी से नोट करते चलेंगे ना, एग्जाम तक आपको सारा क्लियर हो जाएगा और पेपर में आपके यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो हमारा पहला मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, और जबकि 8 बच्चे, यानी कि उसी काम को, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, उसी काम को, यानी काम दोनों का हमारा बराबर है, उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि 2 महिलाएं और 4 जो बच्चे होते हैं उसी काम को कितना दिन में वहां पे पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले ये इसमें जो दिया गया उसी काम को, यानी कि अगर दोनों का काम बराबर है, दोनों का काम बराबर है, सबसे पहले हम ये वहां पे निकालेंगे कि उनकी क्षमता क्या है, यानी जो महिलाएं काम कर रही हैं उनकी एक दिन में कार्य करने की क्या क्षमता है, और जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी क्या क्षमता एक दिन में काम करने की। सबसे पहले हम वो इस क्वेश्चन में सॉल्व निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे दिया गया 5 महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 5 महिलाएं, और उस काम कर कितने दिन में, नहीं 8 दिन में उस काम को वहां पे पूरा कर रहे हैं। और इसके बाद दिया गया है कि 8 बच्चे हैं, यानी कि 8 जो बच्चे दिए जा रहे हैं उसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी हम यहाँ पे क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता कितनी हो जाती है, यहाँ पे जो जो वैल्यू यहाँ पे कटेगी वो यहाँ पे हम रख देंगे, यानी यहाँ 5 महिलाएं दी जा रही है, तो ये 8 से 8 कट गया, 5 से यहाँ पे काटेंगे 2 हो गया, इधर क्या आ गया, वुमेन हो जाएगी, महिलाएं हो जाएंगी, इधर कितना बचा है 2 इंटू चिल्ड्रेन। तो जो ये चिल्ड्रेन दिया गया इसके नीचे ले आते हैं W बटे ये C हो जाएगी, यानी इनकी क्षमता कितनी निकल के आ गई है 2/1, यानी जो महिलाएं हैं वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही हैं, और जो बच्चे हैं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 यूनिट वहां पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल काम हमारा है कितना। तो टोटल काम कर निकालने के लिए क्या दिया गया, एक को हम ले लेंगे, चाहे तो आप महिलाओं को ले लो या भी चाहो तो आप बच्चों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं को लेके चलते हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या क्या है 5 वुमेन है, और कितने दिन काम कर रही है 8। और यहाँ पे जो क्षमता कितनी अभी निकाली हमने, 2 इनकी क्षमता निकाली, जो महिलाएं होती हैं एक दिन में कितना काम कर रही है, 2 यूनिट वहां पे काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे W है वहां पे 2 मान जैसे आप यहाँ पे रखते हैं कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 और इंटू 8, यहाँ से टोटल कितना निकल के आ गया 80। तो ये तो हो गया हमारा टोटल काम, यानी कि ये 80 काम हमें करवाना है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अगर 2 महिलाएं हों या फिर 4 बच्चे हों, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि अगर 2 महिलाएं और 4 बच्चे किसी काम को करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। जब हम एक दिन का काम वहां पे निकाल लेते हैं तो जो हमारा टोटल काम है, टोटल काम से हम क्या करेंगे, डिवाइड उसे कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 2 महिलाएं हैं और क्या दिया गया 4 बच्चे हैं। तो इनका सबसे पहले निकालोगे एक दिन का काम क्या है। तो अभी हमने यहाँ पे निकाला था जो वुमेन है, वुमेन की जगह कितना रखेंगे, इनकी क्षमता 2 है और बच्चों की क्षमता 1 है। इसे मान जैसे ही रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस का कितना हो गया 4 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि ये तो हो गया 4 हो गया और इधर कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि टोटल इन दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया 8 यूनिट एक दिन का काम यहाँ पे आ गया। अब इस 8 को जो टोटल काम से हम जैसे डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल काम कितना हमारा दिया गया 80 टोटल काम है, और डिवाइड जैसे हम 8 से करते हैं कितना आ जाएगा 10 दिन, और यही 10 दिन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये मैथ में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, और ऐसी जो आपका मैं बायोलॉजी क्वेश्चन कराऊंगा, केमिस्ट्री क्वेश्चन कराऊंगा, आप ये सारे क्वेश्चन अगर नोट करते चलते हैं तो आपका जब भी पेपर लगेगा यहाँ से 100% मैं गारंटी लेके बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे मैं क्वेश्चन वही आपके करा रहा हूँ जो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार वहां पे आपका रिपीट हो रहा है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें क्या पूछा गया है कि कोई एक कार है वो 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी, यानी जो उसकी पहले गति हम निकालेंगे, अगर उसकी हम गति आधी कर देते हैं
तो उसी दूरी को तय करने में वो कितना अधिक समय लगेगा, पूछा क्या जा रहा है, कितना अब हमें ज्यादा समय वहां पे लगेगा। तो ये आधी गति करने के लिए सबसे पहले तो आप ये निकालो कि कार की इस समय गति कितनी है, यानी कि चाल उसकी कितनी है। तो चाल बराबर हमें पता ही है कि जो चाल होता है, यानी कि जो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर ये सभी को पता होगा, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय, ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पे दूरी कितनी दी जा रही है, दूरी दी गई है 240। कितनी दूरी दी गई है यहाँ पे, 240 हमारी दूरी है, और समय कितना लगा है, 5 घंटे का समय यहाँ पे लगा है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि कार की चाल अभी किस चाल से वो चल रही है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अभी ये कार वहां पे चल रही है। अब सवाल में क्या दिया गया है कि यदि उसकी गति को आधी कर दी जाए, तो अगर इसकी चाल अभी 48 है, तो इसका हम जैसे ही आधा करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ये आपकी आधी चाल वहां पे हो जाएगा। अब सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि उसी दूरी को यानी 240 जो दूरी दी गई, उसी दूरी को तय करने में कितना अब समय लगेगा। जब इसकी हमने चाल ये आधी कर दी है, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय अब अधिक लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी हमें पता है 240 है, चाल कितना दिया गया यहाँ पे निकाला है 24। अब जैसे इसे हम डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, 10 यहाँ पे निकल के आ गया। लेकिन ये 10 हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होता है। इसमें पूछा गया है कितना अधिक समय लगेगा। क्या पूछा जा रहा है, कितना अधिक समय लगेगा। पहले सवाल दिया गया था कि 5 घंटा लग रहा था, अब कितना आ गया है, 10 घंटा लग रहा है। तो कितना अधिक समय लगा है, तो यानी कि 10 में आप जैसे 5 माइनस करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 5। यानी कि अब उसे 5 घंटा वहां पे अधिक समय लगता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 3 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक कोई दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद 20% का लाभ अर्जित करता है और 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान वहां पे करेगा। दोस्तों एक बात ये हमेशा याद करना कि जो आपका छूट होता है, यानी जो आपका डिस्काउंट होता है, वो हमेशा जो आपका एमआरपी होता है या अंकित मूल्य दिया जाए या फिर आपका एमआरपी प्राइस दिया जाए, उस पे हमेशा छूट दी जाती है। और जो आपका ये लाभ होता है, हानि होता है, ये हमेशा आपका क्रय मूल्य में वहां पे होता है। तो ये तो सभी को पता होगा। एक बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, सीधा सीधा आप लिख लेना, एक हमारा एसपी होता है, एक हमारा सीपी एसपी हो जाएगा, एक क्या होगा, एमपी हो जाता है। ये सीपी क्या होता है, हमारा कास्ट प्राइस होता है, यानी इसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस वस्तु में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको बोला जाता है क्रय मूल्य बोलते हैं। और एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। और मार्ग प्राइस क्या होता है, आपने देखा कोई वस्तु होता है उसमें एमआरपी लिखी रहती है, जो एमआरपी को ही बोलते हैं मार्ग प्राइस बोलते हैं। और इसी एमआरपी पे ही जो डिस्काउंट होता है, इसी एमआरपी पे ही वहां पे दिया जाता है। तो हम ये मान चलते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य आप हमेशा 100 मान के चलिएगा कि क्रय मूल्य हमारा 100 है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि उसमें 40% छूट देता है, लेकिन 20% उसे प्रॉफिट भी होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका लाभ होगा या हानि होगा, ये हमेशा आपका क्रय मूल्य पर ही होता है। तो अगर हमने क्रय मूल्य 100 माना है, अब इसमें अगर हमें 20% का प्रॉफिट लेना है तो कैसे निकालेंगे। ये मान लो आपका 100 क्रय मूल्य हो गया, अब 20% का प्रॉफिट लेना, 120/100 करेंगे यहाँ पे, ये कट जाएगा, कितना आ गया, 120। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 यहाँ पे हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि जो आपका डिस्काउंट होता है, छूट होता है, वो किस पे दिया जाता है, वो आपका जो मार्ग प्राइस होता है, यानी एमआरपी पे छूट दिया जाता है। लेकिन हमें एमआरपी पता नहीं कि एमआरपी क्या है। हम मान लेते हैं कि एमआरपी हमारी X है यहाँ पे, अब छूट कितनी दी गई, यहाँ पे 40% की छूट दी गई। अब ये मान चलते हैं कि हमारे X रुपए की कोई सामान थी जिसका एमआरपी X था। अब इसमें अगर हम छूट देते हैं, कितना दी गई, 40%, और टोटल परसेंटेज हमारा होता है कितना, 100% होता है। अब इसमें 40% की अगर हम इसे छूट दे देते हैं
तो बचा कितना 60%। तो इसका 60/100 जो हम करेंगे क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य तो हमें पता है कितना है, विक्रय मूल्य 120 हमें यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 यहाँ पे हो जाएगा। और जो वैल्यू काटेंगे इधर 2 आ गया, और x का मान कितना निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 200। कितना निकल के आ जाएगा, 200 यहाँ पे हो जाएगा। तो जो हमारा मार्क प्राइस कितना निकल के आ गया, ये 200 हो गया। लेकिन सवाल में अभी यहाँ से खत्म नहीं होता, सवाल में और क्या दिया जा रहा है कि यदि उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस अगर 2400 रुपए है, यानी 200 बराबर के बराबर दिया गया है 2400 के, 200 बराबर दिया गया है 2400 के। तो यहाँ पूछा गया है वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, कितना वो भुगतान करता है, यानी कितना सामान के लिए उसने दिया वहां पे। तो वो टोटल कितना 120 का मान हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर 200 बराबर आपका 2400 के है, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12 हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो अगर 1 बराबर दिया गया है 12 के, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, जैसे ही आप 12 से इसे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1440, ये आपका हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन इस सेट में आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घावर की चाल से कोई निश्चित दूरी तय करता है, और उसके बाद जो वहां से वो वापस आता है, वापस से उसकी चाल कितनी हो गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी जब वो वापस आता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि उसका औसत चाल क्या होगा। हमसे पूछा गया औसत चाल क्या होगा। ये मान चलो कोई बंदा था, इधर से गया, पहले कार से गया, उसके एक व्यक्ति स्कूटर से आता है, तो स्कूटर से की स्पीड क्या थी, 64 थी। और जब यहाँ से ये वापस आता है, तो वापस साइकिल से आता है, तो उसकी चाल क्या होगी, 16 हो गई। यहाँ पूछा गया उसका औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल जब भी आपसे पूछा जाता है, बस एक ही रूल याद करना कि क्या हो जाएगा, 2xy बटे x प्लस y। और जो ये x और y दी जा रही, ये होंगी जो आपकी 2 चाल दी जाएगी, वही चालें हमारी यहाँ पे दी जाती है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा एक ये x हो जाता है एक चाल, और ये एक चाल दी गई, ये y हो जाती है। तो इन दोनों का मान यहाँ पे रखते हैं, कितना हो जाएगा, 2 इंटू x का मान कितना रख देंगे, 64 यहाँ पे रख देंगे, और y का मान दिया गया 16, और बटे जब हम x प्लस y यहाँ पे करते हैं, तो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल आया 1 1 1 2 हो जाएगा, 6 कितना 8 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। तो 2 से हम जब 2 से इसे काटते, यहाँ पे हो गया 40 हो गया, और 4 से काटो इससे 10 हो गया, इधर 4 से काटा हमने कितना हो गया, ये 4 चौक 16 हो जाता है। फिर इसे हम क्या करते हैं, 2 से काटो, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 5। अब 64 गुणे हम जब 2 करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, यहाँ पे कितना हो गया, ये तो हो गया 8 हो गया, और 2 से करेंगे 6 दूनी 12, यानी 128 का हम बटे जब 5 करेंगे, इसी को काट दो, यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, इधर तो 2 हो गया, और इधर कितना 2 हो जाएगा, यानी 28 हो गया। कितने बच जाएगा, 25, और उधर बच कितना रहा, 3 बच रहा है। अब 3 में जाएगा, हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो उधर कितना हो गया, 30 हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी औसत चाल हो जाएगी, यानी कि 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो दी जा रही है, ये इस क्वेश्चन की चाल वहां पे हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलो, आप जब भी पेपर देंगे यही से सारे क्वेश्चन आपको वहां पे नजर आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका वहां पे रिपीटेड ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जो ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दोस्तों ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ भी आपने एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सिंपल से करना है कि आपको जब प्ले स्टोर अपना ओपन करेंगे, जैसे आप एने वाला सर्च करेंगे, जो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेना। इसका पूरा जो कंप्लीट ये पीडीएफ वहां मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि 5 घंटियां हैं, सुबह 9 बजे एक साथ बजती है, उसके बाद क्या है 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर दोबारा फिर से बजती है।
तो ये कब पूछा जा रहा है, अब ये जो घंटियां बज रही किस समय दोबारा से बजेंगी, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस भी आपके यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है, सबसे पहले दिया गया 9 बजे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अभी बज रहे हैं 9। अब इसके बाद जो आपके दिया जाता है कि किस अंतराल में ये आपके घड़ियां दोबारा बजती, उनका क्या निकाल लेते हैं, उनका हम निकालते हैं लासापा यानी एलसीएम, हम उनका निकाल लेते हैं। तो इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे यानी क्या क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया गया 12, इधर है 18, इसके बाद है 24, 36, 45, यानी 24 है, फिर है 36 है, फिर है 45 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकलेगा हमारा सेकंड में निकलेगा। इस सेकंड हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। क्या हुआ, 45 नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले क्या दिया है देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे सेकंड दिए जाने किस अंतराल में ये घड़ियां बजती है, इनको क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया गया आपका 12, इधर दिया गया आपका 18, फिर 24, 36, 45, यानी फिर है 24 है, और इधर है 36 है, और इधर कितना है आपका 45 दिया जा रहा है। तो इन सभी का हम निकाल लेंगे एलसीएम, और जो आपका ये एलसीएम निकलता है वो आपका सेकंड में निकलेगा, और उन सेकंड को सिंपल सा मिनट में चेंज कर लेंगे, और जो मिनट वहां पे निकल के आएगा यहाँ पे हम मान रख देंगे, वही हमारा आंसर वहां पे हो जाएगा। वैसे आप जब इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम टोटल आपको कितना आएगा, 360 हमारा एलसीएम वहां पे निकल के आ जाएगा। एलसीएम निकालते हैं कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, इधर 12 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 45 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। इसके बाद जब आप इसे 2 से फिर से करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर हमारा 45 ही लिखा रहेगा। और ये 2 से एक बार फिर जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इधर 9 ही रहेगा, इधर भी 3 हो जाएगा, इधर 9 रहेगा, इधर हो जाएगा हमारा 45 ही रहेगा। अब इसको हम 3 से भाग करते हैं, कितना 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, इधर कितना 3 1 के 3, 3 5 15 हो जाएगा। और वैसे ही जब इसे 3 से फिर से करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। और इसके बाद जैसे एक बार हम 5 से फिर ले जाते हैं, ये सारे हमारे 1 1 आपके हो जाते हैं। और जो हमारे ये मान निकलते हैं, इन मान को क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 5 त्रिक 15 होता है, 15 तिया 45 होता है, 45 दूना 90 होता है, 90 दूना 180, 180 दूना कितना होता है, 360 निकल के आ जाता है। ये हमारा हो जाता है एलसीएम हो जाता है। और ये एलसीएम आपका आता है किसमें, सेकंड में आता है, क्योंकि ये सारे हमारे सेकंड में दिए गए हैं, तो एलसीएम भी हमारा सेकंड में निकल के आता है। और हमें जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन किसमें है, ये घंटे और मिनट में हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे थे। इन सेकंड जो हमारे यहाँ पे सेकंड दिए गए हैं, इसको क्या करेंगे, हम मिनट में वहां पे चेंज कर लेंगे। मिनट में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा आपको 60 से भाग कर देना है, तो 0 0 हो जाएगा। 6 से जैसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6, यानी कितना आ गया हमारा 6 मिनट यहाँ पे निकल के आ गया। और जो ये आपका 6 मिनट निकल के आता है, इसी को यहाँ पे हम मान रख देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 9:06 में जो घड़ियां होंगी ये दोबारा से वहां पे बजेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हमारा किसका होगा, बायोलॉजी, क्योंकि हमारा जो नर्सिंग का पेपर होता है वहां पे टोटल आपके 15 क्वेश्चन वहां पे बायोलॉजी के भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो आपका बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, जीके होगा, ये एक अगले सर कराने आएंगे। ये सर वही क्वेश्चन कराते हैं जैसे ये तैयारी अभी तक करा रहे जो बच्चे एनडीए वाले थे, सीडीएस के जो बच्चे थे, उनकी तैयारी करा रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितने हैं वो तो सारे आपको नोट करने ही करने हैं। इसके अलावा जो सर पॉइंट वहां पे नोट कराते हैं वो सारे आप नोट करते चलो। अब मैं 100% करूँ, यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। ये सारे वही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, वो आपका न्यू पैटर्न है, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो मेन तो ये सारे क्वेश्चन आपके पास पहली बात तो यहाँ पे होने ही चाहिए। और दोस्तों जो ये क्लास करा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ भी अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, वहां से इसका जो पीडीएफ है वो भी आप डाउनलोड कर लेना। सिंपल सा आप जैसे एनए वाला सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, जो अपना एप्लीकेशन आता है उस एप्लीकेशन में ये पीडीएफ भी पड़े रहेगी, इसका वहां पे डाउनलोड कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन वहां पे एक जगह नोट करते चलेगा।
आइए सर आगे क्लास आप कराइए। सबसे छोटा मनुष्य जैसा जानवर वानर है, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप। तो ये दानापुर जेडारो में पूछा गया है। इसका आंसर है गिबन। गिबन है जो वो स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप है। ठीक है, तो सबसे पहले गिबन आएगा। ठीक है, गिबन मतलब सबसे छोटा है, फिर मैन, मैन के बाद ये तीनों आएंगे, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आइसक्रीम में फैट कंटेंट कितना होता है, मतलब कि इकोनॉमिक आइसक्रीम में वसा का कंटेंट कितना होता है। ये सीधा क्वेश्चन हम लोग याद कर लेंगे, 10%। ये लखनऊ जेडारो में पूछा गया है। ठीक है, और देखते हैं जो एस्पार्टन एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मेड ऑफ। जो एस्पार्टन है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वो किससे बना हुआ है? तो इसका आंसर है एस्पार्टिक एसिड और पॉली एलानीन। तो ये दो क्या है? ये दो है अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड, ये दो अमीनो एसिड हैं, इनसे बना हुआ है कौन? एस्पार्टन। एस्पार्टन क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर। और जो यूज कहां पे होता है? जैसे कि जो टेम्परेचर रहित वाले जो लिक्विड हैं, जो जैसे कि अपना ये नॉन शुगर वाला वो आती हैं, कोल्ड ड्रिंक आती हैं, 0 शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें क्या यूज करते हैं? एस्पार्टन। और जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड जो यूनिट है क्या? प्रोटीन बनने के लिए। प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या यूज होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो जुड़ते हैं वो एमाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन एसिड यूज होते हैं? अमीनो एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। और जो अमीनो एसिड वो जुड़ते किस बॉन्ड से हैं? एमाइड बॉन्ड से। एमाइड बॉन्ड का नाम होता क्या है? CONH। CONH बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं और हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, और हम लोगों के लिए, जो बॉडी के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 16। उसमें क्या होता है? 16 में कुछ होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और कुछ नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अगर अमीनो एसिड है वो अपनी बॉडी खुद बनाती है, जो अपनी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है उन अमीनो एसिड की। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हम लोगों को खाने से बाहर से लेने होते हैं। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोन ए सोल्यूबल फाइबर इज प्रेजेंट इन। जो ग्लूकोन है जो ये सोल्यूबल फाइबर है, ये कौन से कंपाउंड या किस चीज में ये प्रेजेंट है? नीचे ऑप्शंस में देखते हैं, ओट्स, राइस, कॉर्न, व्हीट। तो ये ओट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जयपुर जेडारो में पूछा गया है। और भी क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं इसमें? और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि राइस, कॉर्न और व्हीट। तो ये क्या है? पहली बात तो ये समझिए, ये जो चारों ऑप्शंस है इनमें क्या है? इनमें चारों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत पाई जाती है। ठीक है, जो व्हीट है, व्हीट और राइस के लिए हम लोगों के लिए क्या हुआ था? व्हीट और राइस के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट और राइस के लिए क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कब हुआ था? 1966 और 67 में। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है इंडिया में? MS स्वामीनाथन। ये भी पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड वाइड अगर पूछ दिया जाए ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड वाइड जनक कौन है? वर्ल्ड वाइड जनक है नॉर्मन बोरलॉग। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था? जो व्हीट और राइस हैं, जो राइस और व्हीट है, इनके HYV सीड, HYV मतलब हाई HYV सीड मंगाए गए थे। HYV सीड मतलब कि हाई यील्डिंग वेराइटी, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ये मंगाए गए थे। जो
गेहूं है, गेहूं के बीज हम लोगों को मैक्सिको से मंगाए गए थे। मैक्सिको से गेहूं के बीज मंगाए गए थे, और राइस के फिलीपींस से मंगाए गए थे। ठीक, फिलीपींस से, ठीक, जो राइस के बीज फिलीपींस से मंगाए। और फिलीपींस की वो क्या है, कैपिटल, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। और मनीला में क्या है, मनीला में है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और मनीला में क्या है, एडीबी के हेडक्वार्टर हैं। एडीबी के हेडक्वार्टर हैं, जो 1966 में एस्टेब्लिश हुई थी। एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके भी हेडक्वार्टर मनीला में है। और जो मैक्सिको है, मैक्सिको की राजधानी क्या है, कि मैक्सिको सिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी पूछे जा सकते हैं, व्हीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, और राइस का ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिम्बा प्रोसेस यूटिलाइज डैश वेस्ट इन एससीपी प्रोडक्शन। मतलब एससीपी प्रोडक्शन में सिम्बा प्रोसेस किसका यूटिलाइजेशन करती है, मतलब किसका उपयोग करती है। सिम्बा प्रोसेस किसका यूटिलाइजेशन, तो ये यूटिलाइजेशन करती है स्टार्च का। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अपना बिल्डिंग, जो अगर बॉडी में जो मसल्स बनती है, हम लोगों की मसल फॉर्मेशन होती है, वो किसके द्वारा, प्रोटीन से। तभी तो जो बॉडी बिल्डर हैं, जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो क्या प्रोटीन का कंजप्शन है वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये मसल्स मेकिंग में सहायता करती है। और जो फैट है, फैट खाने से हम लोगों को 9.65 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम फैट। और फैट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा फैट खाएंगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन से 5.6 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन फैट से कम मिलती है। और फैट जो है, बॉडी में जो फैट है वो कहां पे पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू। तो जहां जहां फैट होगा वहां कौन कौन से टिश्यू होंगे बॉडी में, वहां एडिपोज टिश्यू, जैसे चेस्ट में, ये टमी में, और जांघों में कौन से, एडिपोज टिश्यू, क्योंकि ये फैट पाया जाता है एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सार्वभौमिक स्वाद नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल टेस्ट। मतलब निम्न में से किसमें यूनिवर्सल टेस्ट नहीं है, तो इसका आंसर नहीं होगा नन ऑफ दीज। ये देखो बेंगलोर जेडारो में पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये डी, क्योंकि हम लोगों की जो जीभ है, जीभ में 4 ही प्रकार के टेस्ट हैं। टोटल कौन कौन से टेस्ट है, जैसे ये टंग है, टंग में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मीठा कुछ खाएंगे तो सबसे पहले कहां सबसे जल्दी स्वाद लगता है ना मीठे का, तो ये है स्वीट टेस्ट, स्वीट। और ये जो है, ये टंग है, टंग में ये यहां पे पाए जाते हैं क्या, सौर वाले टेस्ट बर्ड, सौर नहीं सॉल्टी, यहां पे पाए जाते हैं कौन, सॉल्टी टेस्ट बर्ड, सॉल्टी। और जो यहां पे पाए जाते हैं सॉर, मतलब खट्टा, यहां पे खट्टा वाला टेस्ट लगेगा, यहां पे नमकीन, यहां पे मीठा। और जो बिटर टेस्ट है, बिटर टेस्ट यहां पे लगेगा, बिटर। ठीक है, और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, NaCl। और जो अब अपनी जीभ है उसमें दो एंजाइम, एक एंजाइम होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, जो हम लोगों को, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में काम करता है, टाइलिन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा की वह शाखा जो पाचन तंत्र और उसके विकारों के अध्ययन से संबंधित है। द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिसऑर्डरेज। मतलब वह कौन सी शाखा है जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर के लिए कहा जाता है, जैसे, तो उसका आंसर है क्या, गैस्ट्रो
एंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये ब्रांच है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर का अध्ययन करती है। ठीक है, अब यहां पे है एक एंटोमोलॉजी। एंटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। जीनोलॉजी जो जीन का अध्ययन करे, जो जीन का अध्ययन मतलब कि एंसेस्टर का अध्ययन करे, उन्हें क्या कहते हैं? जो वंशानुगत का अध्ययन करेगी उसे जीनोलॉजी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। टेबल शुगर क्या है? टेबल शुगर है तो ये पूछा गया कहां? दानापुर जेडारो में। टेबल शुगर है सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 इसका फॉर्मूला है। और जो शुगर है वो किससे बनती है? एक ग्लूकोज, एक यूनिट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है। ठीक है, और फ्रक्टोज जो है उसे स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं। स्वीटेस्ट शुगर जो फ्रूट्स में पाई जाती है। और ग्लूकोज है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो ग्लूकोज है इसमें एल्डिहाइड पाया जाता है, एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज है, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कीटोन मतलब C11O। इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, इसमें एल्डिहाइड। ठीक है, अब जो माल्टोज है ये माल्ट शुगर है, माल्ट शुगर। और लैक्टोज जो है, लैक्टोज है मिल्क शुगर। लैक्टोज को क्या कहेंगे? मिल्क शुगर। और मिल्क शुगर है जी लैक्टोज। और लैक्टोज बनता किससे है? एक ग्लूकोज से, ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। ठीक है, और जो अब इन ऑप्शंस में से ये केवल मोनोसैकेराइड है, बाकी सब डाइसैकेराइड है। ये कार्बोहाइड्रेट का जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू विजन? निम्न में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? तो दृष्टि से संबंधित कौन सा विटामिन है? दृष्टि से संबंधित विटामिन ए है। विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी मतलब विटामिन ए अगर हम लोग सही मात्रा में नहीं खा पा रहे तो कौन से रोग हो जाएंगे? दो, उनकी डेफिशिएंसी से दो रोग हो जाएंगे। कौन कौन से? एक क्वासरकर नहीं, एक हो जाएगा जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया मतलब कि आंखें सूखी हो जाएंगी, आंखें सूखी हो जाएंगी। दूसरा होगा नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं, जैसे रतौंधी। तो ये तुम्हारे विटामिन ए की कमी से ये दो डिजीज हो जाएंगी। ठीक है, और विटामिन सी दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाएगी? एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो जाएगा क्या? स्कर्वी। इसमें क्या होगा? इसमें होगा जो गम से हम लोगों के मसूड़े हैं वहां से ब्लड आने लगेगा। और जो विटामिन सी है, विटामिन सी केवल जो है प्लांट फूड में मिलता है, ओनली प्लांट फूड। विटामिन सी ओनली प्लांट फूड मिलता है। तो विटामिन सी किसमें नहीं मिलता है? किसमें नहीं मिलेगा? एनिमल फूड में। एनिमल फूड से विटामिन सी नहीं मिलेगा। किससे? विटामिन सी। और विटामिन सी अब एनिमल फूड से मतलब कि मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों नहीं कहा जाता है? मिल्क को कंप्लीट फूड इस वजह से नहीं कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या नहीं है? विटामिन सी नहीं है।
विटामिन सी क्यों नहीं है? क्योंकि ये केवल प्लांट फूड से हमें मिलता है, नो एनिमल फूड। तो विटामिन सी नहीं होगा मिल्क में, और विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन नहीं होगा, क्योंकि आयरन क्या है, विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। इस वजह से मिल्क को कंप्लीट फूड नहीं कहते हैं। और चलो, और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं सनशाइन विटामिन। इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो जाएगी? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एक क्वासर, विटामिन डी की ये हड्डियों के लिए काम में होता है, ठीक है। और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल। अब विटामिन ई की कमी से क्या होगा? इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और विटामिन वर्ड है वो किसने दिया? पंक ने दिया। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्युबल और एक वाटर सोल्युबल। वाटर सोल्युबल कौन से होंगे? वाटर सोल्युबल होंगे विटामिन बी और सी, और फैट सोल्युबल KEDA, ये हो गए फैट सोल्युबल। तभी, और जो खाने में सबसे ज्यादा लॉस किसका होता है? विटामिन सी का, क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है तो ये निकल जाता है। तो सबसे ज्यादा लॉस कौन सी विटामिन को होता है? विटामिन सी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवाणुओं का उपयोग तेल रिसाव को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब कौन से बैक्टीरिया का उपयोग जो है वो तेल रिसाव को कम करने के लिए किया जाता है? तो वो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास। और स्यूडोमोनास क्या है? स्यूडोमोनास एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। नाइट्रोबैक्टर भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। बैसिलस जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप होता है। रॉड शेप मतलब ऐसे शेप का होता है बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होगा कौन? बैसिलस। ई कोलाई अपनी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाएगा, इंटेस्टाइन आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैमिना प्रोपरिया ऑफ और स्ट्रोमा इज रिलेटेड टू। जो लैमिना और प्रोपरिया या स्ट्रोमा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानव ह्यूमन इंटेस्टाइन से। और ये जो लिवर है, लिवर की स्टडी क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। और लिवर में क्या क्या होता है? लिवर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लिवर में सबसे पहले तो यूरिया का सिंथेसिस होता है। यूरिया का सिंथेसिस होता है कौन सी साइकिल से? ऑर्निथिन साइकिल से। ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। और जो यूरिया है लैब में बनने वाला पहला कंपाउंड है। लैब में बनने वाला फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है। और यूरिया का फार्मूला क्या है? NH2CO ठीक है। लिवर में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक हेपरिन और एक फाइब्रिनोजन। एक हेपरिन और एक फाइब्रिनोजन। हेपरिन जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। कहां? बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी। और ये फाइब्रिनोजन किसमें मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग। जैसे हम लोग कट जाएंगे तो ये मदद करता है, ये प्रोटीन मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए, कि रक्त का थक्का जमने के लिए, ठीक है। विटामिन ए यहीं पे होता है। ग्लाइकोजन स्टोर कहां होता है? ग्लाइकोजन स्टोर कहां होता है? ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर। और लिवर क्या है? लिवर अपने बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड। और इससे निकलता कौन सी? अब ग्लैंड है, ग्लैंड क्या होती हैं? डक्टलेस होती है, मतलब कि इनसे क्या निकलेगा?
हार्मोन है एंजाइम। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, या तो एंडोक्राइन है तो हार्मोन निकलेगा, एक्सोक्राइन है तो एंजाइम निकलेगा। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है तो इससे निकलता क्या है, बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस निकलेगा किससे, लिवर से ही। और लिवर में दो प्रकार के वो पाए जाते हैं रंजक, एक बिलीरुबिन, एक बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। अब इनमें क्या है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का मतलब क्या है, जब हम लोगों को जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस मतलब पी लिया, तो इनका जो कलर है येलो होता है, तो ये अपनी बॉडी में येलो कलर। तो टीबी में कौन सा, अगर ये भी सोच सकते हो ना, टीबी अगर हो जाएगी तो कौन सा पार्ट बॉडी का इफेक्ट होगा, लिवर, ठीक है। और जो टीबी है, अब टीबी है जो टीबी की जो वैक्सीन है बीसीजी, ये तो जॉन्डिस पीलिया के लिए ये हमने बता दिया। और टीबी है जो टीबी एक डिजीज है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसका बैक्टीरिया क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये बैक्टीरिया है, इससे हो जाता है ये। तो टीबी एक बैक्टीरिया डिजीज है, ये भी याद रख लेना। और टीबी के लिए वैक्सीन कौन सी है, बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेट और ग्यूरिन। कालमेट और ग्यूरिन दो साइंटिस्ट का नाम है जिनने ये टीबी की खोज की थी, ठीक है, टीबी की वैक्सीन की खोज की थी। अब पैनक्रियाटिक, चलो ये बाद में पढ़ते, पैनक्रिया है, ये भी एक जूस निकालती है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे आगे। अजोला इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी फॉर, जो अजोला है, अजोला जो सॉइल फर्टिलिटी, अजोला एक जो बैक्टीरिया है, तो ये सॉइल फर्टिलिटी किसमें बढ़ा देता है, बेज कल्टीवेशन में, और व्हीट कल्टीवेशन में, बार्ले कल्टीवेशन में, राइस कल्टीवेशन में। तो इसका आंसर है राइस कल्टीवेशन में। जो एजोला है वो सॉइल फर्टिलिटी राइस कल्टीवेशन में बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्मेंटेशन इज द टाइप ऑफ प्रोसेस। फर्मेंटेशन किस प्रकार की एक प्रोसेस है, तो फर्मेंटेशन एक एरोबिक है प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक है, एक्सोथर्मिक है और ट्रांसपिरेशन है। तो जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है C6H12O6। ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा ये तुम्हारा C2H5OH इथाइल अल्कोहल में, ठीक। इथाइल अल्कोहल में कन्वर्जन, इसी को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और एंजाइम इन्वर्टेज, ठीक है। अब ये प्रोसेस कौन सी है, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो ये एनारोबिक प्रोसेस है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इस प्रोसेस में बिना ऑक्सीजन की ये प्रोसेस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें अगर एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाए तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की जरूरत किसमें पड़ती है, जैसे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस, और हम लोगों का जो रेस्पिरेशन है उसमें भी क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना हम लोगों को। तो अगर फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6, इसमें क्या ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ये सनलाइट HNU, ये मतलब विजुअल लाइट जो प्रकाश में, और क्लोरोफाइल की उपस्थिति में ये क्या बन जाएगा, 6CO2 + H2O। तो ये क्या है, क्लोरोफिल, ये क्या है, क्लोरोफिल रिएक्शन। तो ये क्या है, एरोबिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज हो, वह रिएक्शन जिसमें हीट का रिलीज हो, मतलब वो रिएक्शन होगी तो उसमें हीट रिलीज हो, रिलीज। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है जैसे कि हम लोग जो पेड़ है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा मतलब छोटे छोटे से छिद्र, इनसे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उसे ही ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। अब जो मतलब कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कहां पे, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है, तो एंजाइम करता है ट्रिप्सिन पेप्सिन, ठीक है।
तो पेप्सिन जो है वो स्टमक में पाया जाता है, स्टमक में निकलता है और वो प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है। अब प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन भी करता है, लेकिन ट्रिप्सिन कहां पे करता है? ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। जो पैनक्रिया है ना, पैनक्रिया जैसे पैनक्रिया है वहां पे ये निकलता है ट्रिप्सिन, वो भी प्रोटीन का सिंथेसिस। लेकिन इसमें पूछा गया स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक है जो, स्टमक को क्या कहते हैं? स्टोर हाउस, वेयर हाउस कहते हैं, वेयर हाउस ऑफ द बॉडी, वेयर हाउस ऑफ द बॉडी। अब क्यों कहते हैं इसे वेयर हाउस? क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि जो खाना है वो 4 घंटे तक इसमें स्टमक में स्टोर रहता है, 4 आवर। ठीक है, इस वजह से इसे कहते हैं वेयर हाउस ऑफ द बॉडी। और स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में एक ऑक्जेंटिक सेल पाए जाते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। इनसे क्या निकलता है? HCl। HCl भी डाइजेशन में मदद करता है और बैक्टीरिया को मारने में, कोई खाने में कोई अगर बैक्टीरिया उसे मारने में यूज होता है। सलाइवरी अमाइलेज, ये लार में पाया जाता है। लार में जो पाया जाता है वो सलाइवरी अमाइलेज है, जो माल्टोज या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ये भी काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज। और जो सलाइवा है, सलाइवा हम लोगों का लगभग एक दिन में कितना निकलता है? 1.5 लीटर। ठीक है, इसकी पीएच कितनी होती है? 6.9 पीएच वैल्यू लार की। और लार में एक एंजाइम और हमने अभी बताया था, वो टाइलिन। ठीक, पैनक्रिया में ये बता ही दिया, पैनक्रिया में ये वाला एंजाइम भी डाइजेशन में काम करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में। और क्या है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और HCl का यूज बाथरूम क्लीनर, बहुत सी चीजों में यूज। लगभग कितनी होती है? 1.3 पीएच। अब इतना एसिडिक है तो फिर इसमें छाले, बॉइल्स कुछ क्यों नहीं पड़ते स्टमक में? क्योंकि यहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि ये स्टमक है, स्टमक में सबसे ऊपर की जो लेयर है, ये वाली लेयर है जो इसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें से जो म्यूकस निकलता है वो इसे न्यूट्रलाइज कर देता है, इसकी एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही रासायनिक वह केमिकल कंपोनेंट जो वायरस में हमेशा पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा क्या? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है हमेशा, हर वायरस में प्रोटीन पाया जाता है। एक अब वायरस है, वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। और सबसे पहला वायरस कौन सा था? टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, और ये खोजा कितना था? आइवानोवस्की ने। वायरस की खोज किसने की थी? आइवानोवस्की। ठीक है, वायरोलॉजी और टोबैको मोजेक वायरस। और जो टोबैको है जो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई। और टबैको का कंजप्शन किसने बैन कराया था? हम लोग मिडिल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो किसने बनाया था? जहांगीर ने बैन कराया था। ठीक है, लिपिड फैट होते हैं और डीएनए आरएनए ये हम लोगों के उसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन दोनों की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने इसके स्ट्रक्चर की खोज की थी। ठीक है, डीएनए और आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल में पाए जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। चूरा में जमी बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती? अब क्यों नहीं पिघलती? अब ऑप्शन देखते हैं कि sawdust does not allow the air to touch the ice, the water is absorbed by the sawdust is bad conductor, मतलब बैड कंडक्टर, यही आंसर होगा। क्योंकि क्या है, सॉडस्ट जो होती है, सॉडस्ट क्या करती है? बैड कंडक्टर, मतलब कि कंडक्शन रोक देती है। कंडक्शन मतलब कि प्रवाह रोक देती है। तो जो आइस है वो जल्दी से पिघलेगी नहीं, क्योंकि ये एक लेयर बना लेगी किसकी? नॉन कंडक्टर है ना, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हीट का ट्रांसफर नहीं करेगी। कंडक्शन क्या होता है? ट्रांसफर, मतलब संवाहक। तो संवाहक, ये बैड संवाहक है तो ये आइस नहीं जमेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी में, एसी को डीसी में ये कहां पूछा गया है? दानापुर जेडारो में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट द अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट। मतलब एसी से डीसी में कौन सा जो डिवाइस है यूज किया जाता है एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए? तो ये किया जाता है रेक्टिफायर का। ठीक है, रेक्टिफायर। और डीसी से एसी कन्वर्ट कराना हो तो इन्वर्टर, इन्वर्टर, इन्वर्टर। अब गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का यूज है करंट मापने के लिए, करंट को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर। और अमीटर, अमीटर का भी होता है करंट मापने के लिए। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो छोटे छोटे करंट को भी नाप सकता है और अमीटर है वो उससे बड़े को। एक और चीज होती है, अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वायर कैसी हम लोग लगाएंगे? पैरेलल, पैरेलल वायर लगाएंगे, तब गैल्वेनोमीटर से अमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर करता क्या है? ट्रांसफार्मर करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। ठीक, तो आंसर हो गया क्या? सी। नेक्स्ट देखते हैं। द बायोगैस यूज फॉर द कुकिंग इज द मिक्सचर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो बायोगैस है ना, बायोगैस किस चीज का मिक्सचर है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये डी आंसर है। ठीक है, ये मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है क्या? बायोगैस। और एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी, एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी किसका मिक्सचर है? एलपीजी में ब्यूटेन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, मतलब 4 कार्बन से नाम चालू होगा तो इसी वजह से ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज्यादा एलपीजी में पाई जाएगी। अब एलपीजी में एक एलपीजी जब अगर अपने घर में देखते हैं तो क्या है, अगर गैस खुली है तो स्मेल आती है। वो किससे आती है? कौन सा कंपाउंड डाला जाता है उसमें? एलपीजी में मेथाइल आइसोसाइनेट, मेथाइल आइसो और साइनेट, मेथाइल आइसोसाइनेट डाला जाता है, उससे एलपीजी में स्मेल आती है। अब जो हम लोग लाइटर यूज करते हैं, लाइटर में भी कौन सी गैस यूज होती है? लाइटर में भी एलपीजी गैस यूज होती है, लेकिन लाइटर में तो स्मेल नहीं आती क्योंकि उसमें मेथाइल आइसोसाइनेट नहीं डाला होता है, इस वजह से वो नहीं, इसमें स्मेल नहीं आती। और जो ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों की ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और देख लो इसमें एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक फीचर क्या है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्लड के साइड, ब्लड है जो हम लोगों का ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ जो रिएक्शन करने की कैपेसिटी इसकी 200 टाइम होती है, 200 टाइम ऑक्सीजन से। मतलब अगर ये हो गई तो बन क्या जाता है? हीमोग्लोबिन से ये रिएक्शन कर देती है, हीमोग्लोबिन से। तो बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी, उससे क्या होगा? आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, मिथ हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्यों है? क्योंकि ये अभी क्वेश्चन बताया, इट रिएक्ट्स विद द हीमोग्लोबिन। मतलब जो ब्लड में है, ब्लड है, अब देखो ब्लड के बारे में देखो, ब्लड है, ब्लड की कंपोजिशन क्या होता है? प्लाज्मा 55% और बाकी में क्या होता है? सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये होता है कॉम्पोजिशन। और ब्लड का रेड कलर ऑफ ब्लड, रेड कलर किस वजह से होता है? आयरन पार्ट। आयरन पार्ट मतलब कि ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या है? हीम पार्ट है,
हिम पार्ट मतलब आयरन, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन, और रेड कलर इसके कारण होता है। ठीक है, तो आरबीसी, अब जैसे कि आरबीसी जैसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये प्लेटलेट्स है, ये डिफेंस में काम करता है, ये ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफर में बॉडी में काम करता है आरबीसी। और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसका कार्यकाल 120 डे होता है। डब्ल्यूबीसी चलो देखते हैं फिर आगे। और नर्वस सिस्टम, इसमें एक ऑप्शन है नर्वस सिस्टम। सबसे बड़ी नर्व सेल कौन सी, सबसे बड़ी सेल अपनी बॉडी की अगर पूछी जाए कौन है, ये नर्व सेल है। और सबसे कम रिजनरेशन पावर कौन सी है, सबसे कम रिजनरेशन पावर भी नर्व सेल की होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां पे होती है, पैनक्रिया में, जो अल्फा सेल, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा सेल से, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन ये प्रोसेस करती है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस मतलब कि जो हम लोग खाते हैं खाना, उससे ग्लूकोज हम लोगों को मिलता है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, उसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What is the name of memory buffer used to accommodate a speed differential? मतलब कि क्या है, used to accommodate the speed, मतलब कि किस चीज से हम लोगों की जो मोबाइल की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, तो वो होती है कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी होती है ना अपने फोन में, उससे मेमोरी डिफरेंशियल हो जाता है। ठीक, डिस्क जानते हो, डिस्क होती है एक सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लूरे डिस्क। अब इनकी कैपेसिटी ये 700 MB की होती है, ये 4.8 GB की और ये 8 GB की ब्लूरे डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लिंक बिटवीन द एटम, मतलब कि जो एटम्स है उनके बीच में कौन सी एनर्जी होती है, तो वो होती है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई भी स्थिर वस्तु है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फार्मूला mgh होगा, mgh होगा। थर्मल एनर्जी, कोई भी हम लोग, जैसे कि थर्मल एनर्जी होती है, जैसे कि कोयले से जला के हम लोग पावर बनाते, तो वो थर्मल प्लांट इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि कोयलों को जला के हम लोग बिजली बनाते हैं, थर्मल पावर। और भारत में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन किससे होता है, सबसे ज्यादा किससे होता है, थर्मल एनर्जी से, मतलब कोयले से। द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन, ये आयरन नहीं है, और पोटेशियम भी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हैं क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये तुम्हारा माइक्रो, ये मैक्रो मतलब ज्यादा वाले, और जो कम एसेंशियल हैं, मतलब अपनी बॉडी के लिए कम चाहिए, वो माइक्रो है। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे कॉपर है, मैंगनीज है, ये सारे, और इसमें क्लोरीन है, जैसे ये मैक्रो में आ जाएगा और ये माइक्रो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है सी। अब आयरन है, अब जैसे आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है, पोटेशियम 90 है, मैग्नीशियम 12 है, कैल्शियम 20 है, ये एटॉमिक नंबर है इन लोगों के। अब मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम सल्फेट, वो क्या है, एप्सम सॉल्ट होता है, जो अपने इंटेस्टाइन में बोवल मूवमेंट में काम आता है। अब आयरन है, आयरन की ओर क्या है, हेमेटाइट, लेमेनाइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट को क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फूल्स गोल्ड। अब फूल्स गोल्ड का क्या होता है सिंबल, AU, और फूल्स गोल्ड इसका फार्मूला क्या होगा, FeS2। ठीक है, आयरन पायराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट भी इसकी ओर है, मैग्नेटाइट। और पोटेशियम और सोडियम अपनी बॉडी में क्या कहते हैं, क्या काम है, एसिड सॉल्ट का बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस और सॉल्ट बैलेंस का काम
और मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, और कैल्शियम हम लोगों की हड्डी के लिए चाहिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ब्लू विट्रोल कहते हैं कैल्शियम सल्फेट को। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लोराइड इज द एनवायरमेंट प्राइमरली कम्स फ्रॉम। जो फ्लोराइड है वो एनवायरमेंट में कहां से, मुख्य रूप क्या है, एनवायरमेंट में जो पाई जाती है वो मुख्य रूप से किस रूप में पाई जाती है, तो इसका है फ्लोराइड फॉर्म में। जो फ्लोराइड है, अब इसकी कंजप्शन से हम लोगों में क्या होता है, डिजीज हो जाती है दो। अगर एक्स्ट्रा कंजप्शन, फ्लोरीन का कंजप्शन हम लोग ज्यादा कर लेंगे, फ्लोरीन का एक और पार्ट आप समझ लें, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन की कंजप्शन से कौन सा ज्यादा कंजप्शन से क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस दो प्रकार का हो सकता है, या तो स्केलेटन और डेंटल। तो दांतों में और हड्डियों में दो प्रकार का फ्लोरोसिस हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केमिकली डायमंड इज, ये पूछा गया है जयपुर जेडारो में। ठीक है, तो केमिकली डायमंड इज, रासायनिक रूप क्या है, रासायनिक रूप से प्योर कार्बन है। प्योर कार्बन क्या है, डायमंड। और डायमंड है नेचुरली पाए जाने वाला सबसे कठोर कंपाउंड क्या है, डायमंड है। हार्डेस्ट कंपाउंड। ठीक है, और जो डायमंड है, डायमंड का जो साइन है, जो शाइनिंग है ना, शाइनिंग वो किसके कारण आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के द्वारा ये साइन करता है। अब डायमंड की माइंस कहां पे हैं, डायमंड माइंस इंडिया में, डायमंड माइन कहां पे, एमपी में पन्ना माइंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 2 4, तो मतलब 4 वैलेंसी होती है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और जिंक का यूज कहां होता है, जिंक का यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। जैसे कि जब लोहे में जंग लग जाती है, तो लोहे में जंग लग जाएगी और किसकी प्रेजेंस से, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस से। और लोहे में जब जंग लगती है तो क्या होता है, उसका वेट बढ़ जाता है लोहे का। और अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, किस पे, लोहे पे जो जिंक की लेयर चढ़ा देंगे उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वनाइजेशन कहते हैं, गैल्वनाइजेशन। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किया जाए तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का लोहे में जंग नहीं लगेगा, जंग से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नेम ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड टू क्लीन द टॉयलेट, ये पूछा गया है जबलपुर जेडारो में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, द नेम ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड टू क्लीन द टॉयलेट। शौचालय साफ करने में कौन सा एसिड यूज होता है, शौचालय साफ करने में एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब HCl का यूज बाथरूम क्लीनर में किया जाता है। जो बाथरूम है उसको क्लीन करने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, HCl। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसे अम्लराज भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, इसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड। अब बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कहां यूज होगा, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। H2SO4 और NO2, अब जो एसिड, ठीक है, और एसिटिक एसिड है विनेगर, CH3COH। ठीक है,
ये फार्मूला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां पे मिलता है? विनेगर में। विनेगर मतलब सिरका में। सिरका, सिरका में क्या होता है? ये एसिटिक एसिड। ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3। अब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन के पार्ट हैं, वो कभी पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, तब बताएंगे कैसे एसिड रेन होती है। ये आ गया क्वेश्चन। एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? एसिड रेन जो होती है ना, फर्स्ट रेन मैक्सिमम हम लोग कहते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन होती कैसे, वो अभी मैं बताऊंगा। इसका पहले आंसर लगाते हैं। इसका आंसर है 5.6 से लेस। 5.6 से लेस मतलब 5.5 के लगभग होता है इसका एसिड रेन में। एसिड रेन में जो पानी बरसता है उसका पीएच मान। सबसे पहले तो पीएच क्या होता है? पीएच होता है 0 पे न्यूट्रल। ठीक। और अगर हम लोग पॉजिटिव में ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, अब इधर 1 to 7 पे होता है न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 पे न्यूट्रल। इससे अगर नीचे जाएंगे तो वो चीज होगी एसिडिक, एसिडिक। और इससे 7 से ऊपर जाएंगे तो ये होगी बेसिक। ठीक। तो अब एसिड रेन इस वजह से एसिड रेन है क्योंकि इसका एसिडिक पीएच है। यहाँ पे आएगा ना 5.6। ठीक है। अब एसिड रेन होती कैसे? सबसे पहले तो क्या है, अपने जो वाहन चलते हैं, फैक्ट्री चलती हैं, उनसे पॉल्यूशन होता है ना। पॉल्यूशन क्या होता है कि ऊपर जाएगा, धुआं ऊपर जाएगा, तो उसमें क्या होता है? पॉल्यूटेंट होते हैं। CO2 का कंटेंट होता है, SO2 का कंटेंट होता है पॉल्यूटेंट में। तो ये क्या होता है कि जैसे लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में सबसे पहली लेयर है। तो क्या होगा कि ये जो जाएगा ना, ये धुआं, गंदगी, तो ये यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब जमा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बेड ओजोन का पार्ट बना जाता है, हीटिंग इफेक्ट। और जब पानी बरसता है तो क्या होता है, इसमें क्या क्या है? इस धुएं में SO2 और CO2, SO2 और CO2। अब ये जब पानी आएगा ना, तो पानी से ये रिएक्शन करके H2O से ये रिएक्शन करके H2SO4 और HNO3, NO2, SO2, NO2 इसकी भी ये मिलती हैं। क्या पॉल्यूशन में? पॉल्यूशन इनका होता है। तो NO2, तो इनसे क्या है, ये एसिड फॉर्मेशन कर लेता है। इससे H2SO4, इससे HNO3। तो HNO3 ये जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये सबसे पहली बार इस गिरेगी ना, तो उसमें क्या होगा? एसिड होगा। मतलब उसकी जो पीएच है वो एसिडिक होती है। इसी वजह से उसे एसिड रेन कहते हैं। ठीक है। 7.0 ये न्यूट्रल पीएच होती है और इससे अधिक बेसिक होते हैं। अब बेसिक में एक एग्जांपल आप लोग याद करें, MgOH का होल्टवाइट। ये इसकी पीएच होती है 10। ये याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव्य की भौतिक अवस्था, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था परिवर्तित होती है। लिक्विड स्टेज, मतलब कि गैस से लिक्विड में वो स्टेज क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होगा? कंडेंसेशन में क्या होगा? जो गैसियस फेज है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि एक बोतल है, बोतल के ऊपर ये ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है। क्या ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन? मतलब जब फ्रिज से निकालते हैं तो उसमें जमी हुई होती है गैस, और जब बाहर एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट होने लगती है। तो उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड। अब सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे कि सल्फर को हम लोग गर्म करेंगे तो सीधा वो सल्फर गैस में बदल जाए, सॉलिड सल्फर इनटू गैस में। ठीक है। एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन होगा लिक्विड टू गैस, और जो बॉइलिंग टेम्परेचर से कम पे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन जब भी होगा एक चीज याद रखें, कूलिंग इफेक्ट देगा। कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है। कूलिंग इफेक्ट एवेपोरेशन देगा हमेशा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत पूछा जाता है कि जैसे कि नेल पॉलिश, जैसे कि हम लोग नहा के आते हैं, जब नहा के आते तो पंखे में आते तो ठंडी हवा लगती है, तो उसका कारण क्या है? एवेपोरेशन। अपनी बॉडी का जो पानी है वो एवेपोरेट होता है। ठीक है। और एक देखते हैं नेल पॉलिश। नेल पॉलिश जो होती है उसमें एसीटोन होता है, CH3COCH3, एसीटोन। जो नेल पेंट होते हैं ना, तो वो भी ठंडी लगती है, उसमें भी क्या होता है? एवेपोरेशन होता है।
ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होता है कोई भी रिएक्शन में और हाइड्रोजन का निकलना, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूछा गया है बेंगलोर जेडारो में। रिसाव द ओडोरेंट एडेड टू एलपीजी टू आइडेंटिफाई द लीकेज। ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि मतलब कि एलपीजी में स्मेल किसके कारण आती है, वो इथाइल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन। ठीक है, देखेंगे टू वेक्टर सेट टू बी इक्वल इफ, दो वेक्टर को अगर बराबर कहा जाए तो पता है क्या होगा, ओनली देयर मैग्नीट्यूड आर सेम, ओनली देयर डायरेक्शन आर सेम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। तो दो वेक्टर को सेम कब कहा जाएगा, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब उनका परमाणु दिशा जब दोनों बराबर होंगे तब दो वेक्टर सेम कहा जाता है। आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरी। तो आइंस्टीन को सिद्धांतों, किस सिद्धांत के लिए मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये जबलपुर जेआरआर में पूछा गया है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हाँ ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की है, लेकिन इसके लिए नोबेल नहीं दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि कोई भी प्लेट है उस पर सनलाइट पड़ेगी तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, E बराबर mc स्क्वायर, लेकिन इसके लिए क्या था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, नोबेल मिला था इसके लिए आइंस्टीन को। अब नोबेल पुरस्कार किसने स्टार्ट किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने, अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया था। और इन्होंने किसका वो किया था इन्वेंशन, ये डायनामाइट का, डायनामाइट। और नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और ये तुम्हारा पीस। ठीक है, चलो देखते हैं ब्राउनियन मोशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो करते हैं क्या, ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन जैसे कहते हैं, जिगजैग मोशन कैसे कहते हैं, ब्राउनियन मोशन को ही कहते हैं। और जो कोलाइडल पार्टिकल है वही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल ही टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन दोनों शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन इज अलोंग द, मतलब समरूप वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किसके साथ है, किसके साथ होती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ द मोशन नहीं, और ये टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी नहीं, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। क्योंकि क्या होता है कि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है A बराबर b स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो क्या होता है जब सर्कुलर मोशन में कोई भी गति करेगा तो त्वरण ये है टुवर्ड्स द सेंटर, और जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द त्वरण, जो त्वरण से परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी। ठीक है, तो वेग के लिए लंबवत दिशा होगी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का भार के कारण होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द टोटल ऑफ ऑल एक्टिंग फोर्स irrespective ऑफ देयर डायरेक्शन नहीं, वह बल जो जमीन पर फैलता है, द फोर्स दैट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, ये है सी आंसर। क्योंकि वेट क्या होता है, वेट होता है W बराबर mg। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अगर कोई फोर्स जब हम लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, F बराबर ma, और जब भार के कारण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा mg। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो बल लगाया जाता है वही उसी का कारण होगा, द वेट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फोर्स, जो फोर्स लगाया तो उसके कारण ये भार लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पानी का द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है जब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों वह टेम्परेचर जहां पे ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं, साम्य अवस्था में आ जाएं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो ये है 0.010 और 4.5 mm ऑफ Hg।
इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश फ्रॉम द 3 साइड। अब ये जीएस का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड। तो इसमें क्या आंसर होगा? जो वह स्टेट बताएं जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी है। तो ये है त्रिपुरा। ये कहां पूछा गया है? जबलपुर जेडारो में। ठीक, और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये त्रिपुरा क्या है? सबसे ज्यादा, जैसे कि ये मैप बनाते हैं हम। हाँ, ठीक है, ये रफली मैप हमने बना लिया भारत का। तो इसमें क्या है कि त्रिपुरा कहां है? ये है क्या? त्रिपुरा। ठीक है, अब ये क्या है? ये है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। ठीक, तो ये बांग्लादेश पूरा ये यहां पे भी है। तो ये पूरी स्टेट गिरी है ये। अब बांग्लादेश के बारे में सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर करता है वो कौन करता है? बांग्लादेश। ठीक है, 4095 किलोमीटर, 4095 किलोमीटर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश यहां पे पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश चाइना से सीमा लगाता है। ठीक, ये स्टेज है सिक्किम। और असम, असम से लगती है इसकी सीमा। असम से भी लगती है बांग्लादेश की सीमा। असम से भी लगती है, वेस्ट बंगाल से लगती है। वेस्ट बंगाल, असम और मेघालय। यहाँ पे मेघालय है और यहाँ पे है असम। ये चारों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, और मिजोरम। ठीक है, और जो बांग्लादेश यहाँ पे क्या होगा? बंगाल खाड़ी, यहाँ पे होगा अरब सागर। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हैज बीन रिटन बाय होम। जो बुक है ना, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका ऑथर कौन है? इसके ऑथर है ये स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग इसके द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के राइटर हैं। रमन, वी रमन कौन है? जिन्होंने क्या दिया था? रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रमन। और एस बोस ने क्या दिया था? बोसॉन पार्टिकल। बोसॉन पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What is the position of the earth when it is at the greatest distance from the sun? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे दूर में, सूर्य से सबसे बड़ी दूरी पर होने पर पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है? अपेलियन। और सबसे पास की स्थिति क्या कह लीजिए? पेरीएलियन। ठीक है, तो आंसर है क्या? अपेलियन। अपेलियन एक्चुअली में क्या है? जैसे कि ये सन है। ठीक, ये सन है, ये है अर्थ। ठीक, अर्थ और सन, अर्थ और सन के डिस्टेंस कितनी है टोटल? 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो पृथ्वी पास में आती है, पृथ्वी पास में आती है तो कितना? 147.1 मिलियन किलोमीटर में आ जाती है। तो इसे कहते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन। और सबसे दूर जाती है तो क्या होती है? 153.1 मिलियन किलोमीटर। ये होते हैं अपेलियन। अपेलियन। ठीक है, अब ये जो सबसे पास आती है तो ये कब घटना होती है? 4 जुलाई को। ये भी याद रखना है, 4 जुलाई को सबसे पास आती है पृथ्वी, तभी सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी। ठीक है, अपेलियन। और पेरीलियन 4 जुलाई को। अब क्यों आती है ये पास? चलो इसका कंसेप्ट बाद में समझेंगे बड़ा। और एडीएफ एंटीपोड पेरीलियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न। तो क्या है, भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिम तक निम्न में से कौन सी हवा बह रही है? तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये क्या होता है कि जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, और यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक। उसके बीच में क्या है? मेडिटेरियन से भूमध्य सागर, मतलब कि जो ग्लोब है, ग्लोब के मध्य में है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? भूमध्य सागर, जो इक्वेटर से निकलती है, ठीक है, इक्वेटर निकलता है यहाँ से, तो मेडिटेरियन सी है। अब यहाँ से क्या है? हवाएं चलती हैं, और यहाँ पे क्या है? एशिया में ये है इंडिया में यहाँ पे आके क्या करती हैं? विंटर मानसून का काम करते हैं, मतलब सर्दियों में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पे वर्षा करते हैं। क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। लू जो है, लू नॉर्थ वेस्ट में चलती है गर्मियों में, जो हम लोगों ने सुना होगा लू, तो ये क्या है? सब ट्रॉपिकल, ये है ट्रॉपिकल विंड है। जो गर्मियों में लू चलती है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती है। मैंगो सावर, अब मैंगो सावर क्या है? मैंगो सावर कर्नाटक और केरल में, कर्नाटक, ये मानसून के हवाएं के नाम है, मानसून की हवाओं के नाम है, कर्नाटक और केरला में ये चलता है मैंगो सावर। और कॉफी सावर, इन्हीं दोनों स्टेट में कॉफी सावर भी चलता है, कॉफी सावर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ INC कांग्रेस वाज, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम, तो पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास सेशन, ठीक है, 1887। अब कांग्रेस है, जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और कौन था वायसरॉय, गवर्नर जनरल कौन था तब? डफरिन, लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। और किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम, ठीक है। और पहली मीटिंग कहां पे हुई थी? फर्स्ट मीट हुआ था गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, मुंबई में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बैनर्जी, ठीक है। अब मौलाना आजाद हम लोगों के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, और मौलाना आजाद जो हैं वो उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 11 नवंबर, जो नेशनल एजुकेशन डे के अकॉर्डिंग मनाई जाती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC रहे हैं, और यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट टेन्योर किसमें? INC में। कब? 1940 से 45, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, इस वजह से। और मौलाना आजाद, इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और अली ब्रदर्स, इन्हें कहते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली अली ब्रदर्स। इन्होंने क्या किया था? इन दोनों ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट चालू करी थी। खिलाफत मूवमेंट कहाँ? 1990 में और 1920 और 20 में, ठीक है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी तब नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और चलो ठीक है, पर बदरुद्दीन तैयब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC इन 1887 मद्रास सेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ माउंटेन। स्टडी ऑफ माउंटेन को क्या कहते हैं? ओरोलॉजी मतलब कि ये लिखा भी है इंग्लिश में, द स्टडी ऑफ माउंटेन। लिथोलॉजी सेल विज्ञान, ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, और ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोजीन
जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैंसर के लिए। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर है क्या, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। जो सेल है, सेल की अनकंट्रोल माइटोसिस, मतलब कि सेल बराबर टूटता ही रहता है, इस वजह से कैंसर हो जाता है। ऑर्निलो क्या है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान मतलब कि बर्ड की स्टडी क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पे, गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क कहां है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और जो पक्षी होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, नोमैटिक बोन पाई जाती हैं। ठीक है। और जो उनके फेदर होते हैं वो क्या होते हैं, और फोर्टिफाइड लिम्ब, मतलब कि 4 लिम्ब मॉडिफाइड होके विंग्स बन जाते हैं। ठीक है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में मिलती है। ठीक है। और सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सैलिनेशन ऑफ द सॉइल इज कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड, सॉइल इरोजन, एक्सेस इरिगेशन और क्रॉप रोटेशन। तो सैलिनेशन, मिट्टी में लवण किसका कारण होती है, सॉइल एक्सेस इरिगेशन। ज्यादा अगर आप लोग सिंचाई कर देंगे तो क्या होगा, सैलिनेशन हो जाएगा। सैलिनेशन क्या, पानी डालते हैं तो लीचिंग होता है। लीचिंग से क्या है कि सॉल्ट कॉज मतलब सैलिनेशन हो जाएगा। ठीक है। पेस्टिसाइड और सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन तो होता है हवा से भी, 3-4 प्रकार से होता है सॉइल इरोजन। ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज द अकाउंटिंग द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंटिंग ईयर क्या है। जब स्टार्टिंग में जब आरबीआई बनी थी, तो आरबीआई बनी थी तब उसका था जून जुलाई। लेकिन अब क्या है अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल और मार्च। ठीक है। आरबीआई क्या है, आरबीआई अपनी एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये और आरबीआई क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक। ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। और एक्ट कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बनी थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई। अब आरबीआई जो है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, आरबीआई जो है, आरबीआई जब बना था तो कौन सी जो एक्ट तो ये था, लेकिन कमीशन कौन सा था, हिल्टन यंग कमीशन जो कि 1926 में बैठा था। ठीक है। जब आरबीआई बना था तब उसका हेडक्वार्टर कहां था, कलकत्ता। हेडक्वार्टर था कलकत्ता। और 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे आ गया, बॉम्बे। ठीक है। और आरबीआई जो है, आरबीआई का लोगो क्या है, टाइगर अंडर पाम ट्री। ठीक है। और आरबीआई के बारे में चलो नेक्स्ट देखते हैं, बाद में देखते हैं। Who was the author of the history of British India? The History of British India पुस्तक के लेखक कौन है, लेखक हैं जेम्स मिल। ये कहां पूछा गया है, जबलपुर जेडारू में। ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। जो विलियम जोन्स है, इन्होंने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और एक है चार्ल्स विल्किन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भगवत गीता को क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चार्ल्स ग्रांट, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब
ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड, कैंपोस एंड लानोस ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड आर जनरली फाउंड इन। ये वाले जो ग्रासलैंड है जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है वो कहां पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। और जो कैंपोस और लानोस, कैंपोस पाया जाता है अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में, और लानोस पाया जाता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला की राजधानी बोगोटा और अर्जेंटीना की राजधानी ब्रूनस आयर्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं टेम्परेट, इसमें ट्रॉपिकल पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं टेम्परेट घास के मैदान। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, मतलब कि ठंडे, तो उन्हें कहते हैं क्या? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील भी है, ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ भी है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां पे ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि रेगिस्तान बहुत पाया जाता है, बीच का जो एरिया है ये पूरा डेजर्ट है, उसमें गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया, ये सारे डेजर्ट कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, ये सारे कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है बीच से, ठीक है। और सेंट्रल एशिया में सेंट्रल अफ्रीका तो नहीं, तो नॉर्थ अफ्रीका में यही जो ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है उनको क्या कहते हैं? सवाना, ट्रॉपिकल वाले को सवाना। और जो टेम्परेट ऑस्ट्रेलिया, जो अफ्रीका है, अफ्रीका में जो नॉर्थ में है उसे कहते हैं सवाना, और वो कौन से है? ट्रॉपिकल। और जो टेम्परेट है, टेम्परेट को क्या कहते हैं? वेल्ड, ठीक है। और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो पाए जाते हैं उन्हें प्रेयरीज कहते हैं। प्रेयरीज कौन से हैं? टेम्परेट घास के मैदान है, प्रेयरीज, ठीक है। और दोस्तों अभी जो ये सेट नंबर 1 यहाँ पे हमारा हो रहा है दोस्तों, यहाँ के सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। आप एग्जाम तक इतने क्वेश्चन वहां प्रोवाइड करा दिया जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है अपने एप्लीकेशन में ऑलरेडी वहां पे डाल दिया है, अब वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। एने वाला जो अपना एप्लीकेशन है वहां पे इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके, दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।